एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न साइंस विद मनीषा में, जिसमें मैं आपको अपडेटेड एनसीईआरटी सीरीज करा रही हूँ। आज मैं क्लास 9th का चैप्टर 2 लेकर आई हूँ, जिसका नाम है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू से इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। पहले स्टार्ट करते हैं। लेकिन तो फ्रेंड्स, जब हम अपनी बॉडी को देखते हैं तो हम अपनी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स देख सकते हैं, है ना। हम स्किन देख सकते हैं, हम हेयर देख सकते हैं, हम अपनी आइज़ देख सकते हैं। तो हम स्किन को, हेयर को, आइज़ को, इनको देख पा रहे हैं, अपनी खुद की बॉडी को हम देख पा रहे हैं। जब हम स्किन को भी देखते हैं तो स्किन, हमें पूरी स्किन एक पार्ट जैसी लगती है। हम उसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, हम उसे डिफरेंशिएट करके नहीं देख पा सकते कि यहाँ पे स्किन में एक सेल है, देन अनदर सेल है, देन अनदर सेल है, देन अनदर सेल है। समझ रहे हैं आप? तो हमारी खुद की बॉडी डिफरेंट पार्ट्स से बनी है। उन डिफरेंट पार्ट्स को आप और जब जूम करके देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक बहुत ही छोटी सी एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम सेल बोलते हैं, उसी से बने होते हैं। चाहे वो ऑर्गेनिज्म कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो ऑर्गेनिज्म कितना भी छोटा क्यों ना हो, सबको बनाने वाली जो स्ट्रक्चर है, सबको बनाने वाली जो बेसिक यूनिट है, उसी को हम सेल बोलते हैं। इसे आप ऐसे समझो कि कोई घर है, ठीक है। उसे बनाने के लिए आपको ब्रिक्स चाहिए। ब्रिक्स को ईंट बोलते हैं ना, ब्रिक्स चाहिए। तो बहुत सारी ब्रिक्स मिलकर एक वॉल बनाएंगी, फिर बहुत सारी वॉल्स मिलकर एक रूम बनाएंगी, फिर किचन बनाएंगी, और फिर इसी तरीके से बहुत सारी ब्रिक्स मिलकर एक हाउस बनाएंगी। तो क्योंकि ब्रिक्स का साइज बड़ा है तो हम देख सकते हैं, लेकिन सेल का साइज, जो हमारी बॉडी को बनाने वाला मेन स्ट्रक्चर है, उसे हम सेल बोलते हैं, और उसका साइज छोटा है, जिसे हम इजिली नहीं देख सकते हैं, नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। तो मैं आपसे पूछूं, व्हाट इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ हाउस? व्हाट यू विल से? आप बोलोगे ब्रिक्स। और अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, तो आप क्या बोलोगे? सेल। तो जितनी भी लाइफ है, लाइफ जिस भी फॉर्म में है, उसको बनाने वाला जो मेन स्मॉलेस्ट पार्ट है, उसको हम बोलते हैं सेल। अब ये सेल इतनी छोटी है, लेकिन फिर भी देखो ये कितने सारे काम करती है। हम जो बढ़ रहे हैं, हम टॉल होते हैं, फिर हमारी चोट लग जाती है, हमारे वॉन्स हील होते हैं, और मतलब, लेकिन ये सेल जो दिख ही नहीं रही, वो खुद इतना ही दिख रही है, वो कैसे इतने सारे काम कर लेती है? फिर सेल तो इतनी छोटी है, तो क्या हमारी बॉडी में एक सेल है, दो सेल है, या फिर बहुत सारी सेल्स हैं? तो अभी जब मैं आपको बोल रही हूँ कि हमारी बॉडी सेल से बनी है, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है विश्वास करना। ऐसे ही जब हमें सेल के बारे में नहीं पता था, या जब हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं था, उस टाइम भी इस चीज को मानना बहुत मुश्किल था। लेकिन जब हमारे पास माइक्रोस्कोप आ गया, ठीक है, उसके माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम छोटी चीजों को देख पाते हैं। तो जब हमने सेल को देखा तो एक न्यू साइंस का डोर ओपन हो गया, वी कैन से। तो इसी तरीके से हुआ कि बहुत सालों पहले हमें पता ही नहीं था कि सेल क्या है, सेल के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। लेकिन एक साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप बना दिया। उस माइक्रोस्कोप से जब उन्होंने किसी चीज को देखा तो उन्हें रियलाइज हुआ, अरे ये तो छोटे छोटे पार्ट से बनी हुई है, जिसको उन्होंने सेल बोल दिया। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ऐसे ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, बहुत सारी चीजें जानेंगे, सीखेंगे। एक बार देख लेते हैं हमें क्या क्या पता चलेगा। सबसे पहले हम जानेंगे सेल क्या है, व्हाई इट इज कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। फिर सेल्स डिस्कवर्ड कैसे हुई, सेल्स छोटी कितनी होती है, और माइक्रोस्कोप हमारी कैसे मदद करता है, और सेल इन एक्टिविटीज को कैसे परफॉर्म करती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में जानेंगे, समझेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सेल के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये भी तो समझना पड़ेगा कि साइंटिस्ट क्या मानते हैं कि ये लाइफ कैसे फॉर्म हुई अर्थ पर। यह सबसे पहले जब लाइफ बनी तो कहां पे बनी? तो माना जाता है कि बहुत सालों पहले, मैनी ईयर्स वीकेंड से, जो हमारी अर्थ थी वो बहुत ज्यादा हॉट थी, और इस पे बहुत सारी गैसेस होती थी, और बहुत सारे मिनरल्स होते थे। तो साइंटिस्ट का मानना है, जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है वो मानती है, इट इज वाइडली एक्सेप्टेड अमंग्स द साइंटिस्ट कम्युनिटी दैट लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। तो जो लाइफ है वो कहां स्टार्ट हुई है? वाटर में स्टार्ट हुई है। कैसे वाटर में स्टार्ट हुई है? Some researchers believe that life may have originated in small water pools with changing environmental conditions rather than in the oceans. तो अब जब वाटर में ऑरिजिनेट हुई है लाइफ, तो आप वाटर सुन के आपके माइंड में आएगा कि शायद ओशियन से लाइफ स्टार्ट हुई है, लेकिन ऐसा नहीं माना जाता। जो रिसर्चेज हैं वो ये बताती हैं कि स्मॉल वाटर बॉडीज जो होती हैं, जैसे छोटा सा वाटर पूल हो गया, है ना, अलग अलग जगह पर, वहां पर लाइफ क्रिएट हुई है। इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे दे रखा है, हॉट स्प्रिंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच एनवायरमेंट्स। अब हॉट स्प्रिंग्स क्या होता है? तो हमारी अर्थ अंदर से बहुत गर्म है, तो जब उस हीट की वजह से उसमें जो अंडरग्राउंड वाटर है वो हीट हो जाता है, और हीट होकर जब वो नेचुरली सरफेस पे आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं हॉट स्प्रिंग्स।
तो हॉट स्प्रिंग्स को ऐसा एग्जाम्पल माना जाता है जहाँ पे लाइफ फॉर्म हुई है। इन इंडिया द हॉट स्प्रिंग्स ऑफ पुगा वैली इन लद्दाख मेंटेन वेरी हाई टेम्परेचर्स नियरली एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। देखो जो लद्दाख है, ठीक है, जो हमारा लद्दाख है वो बहुत कोल्ड प्लेस है, ठीक है, कोल्ड प्लेस है और इसे हम कोल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं। तो कैन यू इमेजिन जहाँ पे बर्फ है या जो प्लेस बहुत ठंडा है वहां पे आपको हॉट स्प्रिंग देखने को मिलेगा? तो आंसर है यस। और ऐसा एग्जाम्पल क्या है? उस एग्जाम्पल का नाम है पुगा वैली इन लद्दाख। इतनी ठंडी जगह पर भी इतना उबलता हुआ पानी, एकदम बॉइलिंग वाटर यहाँ पे रहता है, इवन इन कोल्ड क्लाइमेट। अभी जो ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, These environmental conditions seems to be similar to those on early Earth। तो ये जो environmental situations conditions जो है पुगा वैली में, वो ऐसा लगता है कि अर्थ पे स्टार्टिंग में पहले about 3.5 billion years ago ऐसी ही conditions थी। The organisms living in these hot springs are mostly heat-loving bacteria and are called thermophiles, which are unicellular। तो यहाँ पे रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, आप सोचो उबलते हुए पानी में जो रह रहा है, आप और मैं तो नहीं रह पाएंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स तो नहीं रह पाएंगे। तो इसका मतलब वो वहां पे सरवाइव कर पा रहे हैं। देखो जो थर्मोफाइल वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। थर्म मतलब हीट और फाइल्स मतलब लविंग। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनको हीट से प्यार है, और हीट से प्यार है तो बहुत ज्यादा हीट में वो रह सकते हैं, ठीक है। द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन दीज हॉट स्प्रिंग्स आर मोस्टली हीट लविंग बैक्टीरिया, और उनको हम क्या बोलेंगे? थर्मोफाइल्स, विच आर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर को थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी आप इतना समझ लो कि यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि उनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल है। कितनी सेल है? ओनली वन सेल। तो उनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी है और वो हीट लविंग बैक्टीरियाज हैं, वो पुगा वैली में पाए जाते हैं। थर्मोफाइल्स मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोफाइल्स आर हीट लविंग बैक्टीरियाज, हीट लविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद साइंटिस्ट जो हैं फ्रॉम बीरबल सानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोसाइंसेस लखनऊ स्टडीड दीज हॉट स्प्रिंग्स एंड फाउंड दैट कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्ड रैपिडली अराउंड देम। तो साइंटिस्ट ने सिर्फ ऐसा बोल नहीं दिया कि ऐसा होता है, उन्होंने इन हॉट स्प्रिंग्स के पास स्टडी की, रिसर्चेस की, और उन्हें पता चला कि ऐसी जगह पर कैल्शियम कार्बोनेट बहुत जल्दी बनता है। अब अगर कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है बहुत जल्दी तो कुछ कर रहा होगा। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना और डिपोजिट हो गया, इकट्ठा हो गया, और जो स्टार्टिंग में अर्ली मॉलिक्यूल्स बने थे इनको प्रोटेक्ट करने लगा। इतनी हार्श कंडीशन से, एक्सट्रीम कंडीशन से, इतनी ज्यादा जो हीट थी उससे प्रोटेक्ट करने लगा। और इसी से एंड दे मे हैव आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, और इसी की मदद से मानना है कि हमारी फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बनी, और उससे ही द बैरियर दैट डिफाइंस अ सेल। प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन मतलब एक लेयर समझो, एक लेयर समझो इस तरीके से जो हमारी सेल को डिफाइन करवा रही है, ठीक है। आप सेल मेम्ब्रेन को ऐसे समझो, देखो मैं बार बार जब सेल बना रही हूँ, आपने देखा मैंने यहाँ पे बाहर की तरफ एक लेयर बनाई है, प्रोटेक्टिव लेयर बनाई है। इसी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसके बारे में भी हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको भी इंट्रो में बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की बॉडी में जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो सेल है, जो कि लिविंग है। तो सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं, इसीलिए हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो सेल जो है रिप्रेजेंट्स द बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट। सबसे स्मॉलेस्ट लेवल पे, जिस पे जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसी लेवल को हम सेल बोलते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं सच एज बैक्टीरिया और ईस्ट, जिनमें सिर्फ एक ही सेल होती है, मतलब उनकी पूरी की पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि उनकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं, मल्टीपल सेल्स हैं। तो जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल है उनको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब हो गया एक, और सेलुलर मतलब मेड अप ऑफ सेल्स। अब जिनकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स है, बहुत को क्या बोलते हैं? मल्टी, और सेलुलर मीन्स मेड अप ऑफ सेल्स, तो जिनकी बॉडी बहुत सारी सेल्स से बनी है, ठीक है। यही चीज यहाँ लिखी है, देखो कुछ बैक्टीरिया है, ईस्ट है, जिनकी बॉडी एक सेल से बनी है, उन्हें हम यूनिसेलुलर बोलेंगे। लेकिन प्लांट्स हो गए, हम हो गए, ह्यूमंस हो गए, फिश हो गई, बर्ड्स हो गए, ये सब इनके अंदर मल्टी मतलब बहुत सारी। ये जो मैंने बनाई है ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो मल्टी मीन्स मिलियंस ऑफ द सेल, मल्टी सेलुलर, और इतनी सारी सेल्स साथ में काम करती हैं, दैट वर्क टुगेदर। क्लियर? तो हमने ये पढ़ लिया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं
वो सेल के बने हुए होते हैं, ठीक है। ये एक तरीके से स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट हो गया। फिर हमने पढ़ा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जो एक सेल के बने होंगे और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जो मल्टी सेलुलर होंगे। जो एक सेल से बने हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर बोल रहे हैं। लेकिन जो मल्टी सेलुलर्स है उनमें क्या होगा, मिलियंस ऑफ द सेल्स है। तो इसमें क्या होता है कि एक सेल, 2 सेल, 3 सेल्स, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल्स, तो बहुत सारी सेल्स मिलकर एक ग्रुप बना लेती है। मैंने ये क्या बनाया, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। अब इनको मैं बार बार ऐसे तो बोलूंगी नहीं कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, तो इसका हमने नाम रख दिया क्या, टिश्यू। क्या, टिश्यू। तो जब भी आप टिश्यू सुनो आपके दिमाग में आना चाहिए ग्रुप ऑफ सेल्स। जिस ऑर्गेनिज्म में मल्टीपल सेल्स हैं वहां पर वो सेल्स एक टीम की तरह काम करती हैं और टीम की तरह काम करने के लिए वो ग्रुप्स बना लेती हैं, स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स बना लेती हैं। उन ग्रुप्स को ही हम क्या कहते हैं, टिश्यू। आपने मसल सेल के बारे में सुना होगा। तो मसल सेल जब इकट्ठी हो जाती हैं तो ये मसल टिश्यू बना लेती हैं, ठीक है। अब आगे समझो। अब टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स हो गए। अब हो सकता है एक टिश्यू अलग तरीके का हो, दूसरा टिश्यू अलग तरीके का हो, तो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज मिलकर, ये मिलकर प्लस का साइन बनाया मतलब मिल गए, या फिर एक और लिख लो, इतने सारे तरीके के डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज मिलकर हमारी बॉडी में ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन को आप ऐसे समझो जैसे हार्ट ऑर्गन है, ठीक है, हमारा स्टमक ऑर्गन है, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी के पार्ट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले सेल, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बने। अब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर, ऑर्गन्स, ऑर्गन प्लस ऑर्गन वेरी कर सकता है कितने ऑर्गन्स मिल रहे हैं, ये सब मिलकर हमारा बनाएंगे क्या, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम किसे बोलते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये सब हमारे क्या हो गए, ऑर्गन सिस्टम। इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप देखो नोज आ जाएगी, फिर वेंट पाइप जो होता है उसे ट्रैकिया बोलते हैं, वो आ जाएगा, फिर हमारे लंग्स आ जाएंगे। ये अलग अलग ऑर्गन्स हो गए, इन्होंने मिलकर हमारा बना दिया ऑर्गन सिस्टम, क्लियर। और सबसे लास्ट में ये सारे ऑर्गन सिस्टम मिलाकर, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब मिलकर बनाते हैं एक बॉडी। तो स्टार्टिंग कहां से हुई, सेल से। सेल से टिश्यू बने, ग्रुप ऑफ सेल्स, फिर टिश्यूज ने मिलकर हमारा ऑर्गन बनाया, ऑर्गन ने मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाया, और फिर हमारी बॉडी बनी, ठीक है। अब बॉडी तक हम आ तो गए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो सेल ही है जो कि अभी भी बेसिक यूनिट है, मतलब कि हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस जो कर रही है, या हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स को जो बना रही है, वो क्या है, सेल। चलिए आगे पढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग फंक्शंस फॉर्म टिश्यू। तो सेल्स मिलकर टिश्यूज बना लेंगी। डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म एन ऑर्गन, और डिफरेंट तरीके के टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बना लेंगे। एंड सेवरल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे, जैसे कि सच एज नेसल पोर्स, नेसल कैविटी, ट्रैकिया एंड लंग्स। ये सब चीजें मिलकर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाती हैं। इवन वेन सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज, सेल्स से ही तो टिश्यूज बने, सेल से ही तो ऑर्गन्स बने, सेल से ही तो ऑर्गन सिस्टम्स बने, और पूरी बॉडी बनी। इसीलिए सेल जो है हमारी फंडामेंटल यूनिट स्ट्रक्चर होती है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होती है। मतलब कि हमारी बॉडी के पूरे स्ट्रक्चर को कौन बना रही है, सेल। इसीलिए इसको हम फंडामेंटल स्ट्रक्चर कहते हैं। और हमारी बॉडी में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसको भी कौन करा रही है, सेल। इसीलिए हम इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। तो अब आप ये सोचो कि इतनी छोटी चीज जो हमें दिख भी नहीं रही, वो इतनी सारी एक्टिविटीज कैसे कर रही है। क्या क्या चीज, क्या सेल के अंदर भी कुछ छोटा सा होता है, उससे छोटा कुछ और भी होता है। आपस में सेल एक दूसरे से कैसे बात करती हैं, क्योंकि ग्रुप में काम करना है, टीम वर्क करना है, तो कम्युनिकेट भी करना होगा। एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को कैसे पूरी करती हैं। क्या एक जो सेल है वो हमेशा जिएगी या वो मर भी सकती है। तो इस चैप्टर में हम ऐसी ही चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। ये था इंट्रोडक्शन, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो फिगर 2.1 देखते हैं, जिसमें हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साइज दे रखे हैं और बता रहे हैं कि क्या हम उन्हें अनएडेड आई मतलब विदाउट किसी हेल्प नॉर्मल आई से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। थोड़ा बड़े से स्टार्ट करेंगे ताकि हमें रियलाइज हो कि अच्छा यहाँ तक हम देख सकते हैं, ठीक है। देखो
तो हम रॉकेट देख सकते हैं इजीली अनएडेड आई से। इसको देखने के लिए तो हमें कोई माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है। हम ट्रीज भी देख सकते हैं, हम ह्यूमंस को भी देख सकते हैं, हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को भी देख सकते हैं, हम जो चिकन एग होता है उसे भी देख सकते हैं। देखो चिकन एग तक आ चुके हैं हम, मतलब कि 0.1 मीटर तक। उसके बाद हम फिश के एग को भी देख सकते हैं। तो जब तक हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं था हम इसी साइज तक देख सकते थे, हम फिश के एग तक ही देख सकते थे। इससे जो स्मॉलर थिंग्स होंगी उनको हम नहीं देख सकते थे। लेकिन जैसे ही हम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में घुस गए, माइक्रोस्कोप वाली दुनिया में घुस गए, तो उससे हमारे लिए इससे भी छोटे साइज की चीज़ों को देखना आसान हो गया। तो ये हमारा 1 मीटर था, ये हमारा 0.1 मीटर था, ये हमारा 1 सेंटीमीटर है, ये हमारा 1 मिलीमीटर है, ठीक है। और ये है हमारा 100 माइक्रोन मीटर। ये जो ऐसे वाला साइन है इसको माइक्रोन पढ़ते हैं। फिर ये 10 माइक्रोन मीटर और ये 1 माइक्रोन मीटर। देन दिस इज 100 नैनोमीटर। ये 10 नैनोमीटर है और ये हमारा 1 नैनोमीटर है। और सबसे लास्ट में हम एटम बोलते हैं, दैट इज 0.1 नैनोमीटर। तो इन सब चीज़ों को हम फिर कैसे देखेंगे? तो जब लाइट माइक्रोस्कोप आया तो उसकी हेल्प से हम क्या क्या देख पाए? अमीबा को देख पाए, फिर प्लांट के और एनिमल्स के सेल्स को देख पाए, उसकी हेल्प से हम न्यूक्लियस को भी देख पाए और कुछ बैक्टीरियाज को भी देख पाए, माइटोकॉन्ड्रिया को भी देख पाए। तो हम ऑलमोस्ट 1 माइक्रोन मीटर तक के साइज को देख पाए। लेकिन इससे छोटा भी एक वर्ल्ड है, इससे छोटे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उसको देखने के लिए हमें एक एडवांस तरीके का माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो इसकी मदद से हम क्या क्या देख पाए? इन सब चीज़ों को हम जो लाइट माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं उसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं, लेकिन जिसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं उसे हम लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। सब कुछ उस चीज़ को हम लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाएंगे। जैसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, उसे हम नहीं देख सकते लाइट माइक्रोस्कोप से, उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी। वायरसेस को देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी। फिर राइबोसोम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, इन सब के लिए भी हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी। और भी छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको देखने के लिए भी हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी, और एटम को देखने के लिए भी हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी। तो इस टेबल से हमें थोड़ा सा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी साइज का आइडिया लग रहा है। जैसे कि एक रॉकेट है वो मीटर्स टू किलोमीटर्स में हो सकता है, ह्यूमन मीटर्स में होंगे, एग जो है वो सेंटीमीटर्स में होगा। अगर हम सेल की बात करें तो सेल हमारे किस में होंगे? माइक्रोमीटर्स में होंगे। बैक्टीरिया किस में होंगे? माइक्रोमीटर्स में होंगे। वायरसेस कितने छोटे होते हैं? वो और भी ज़्यादा छोटे होते हैं, नैनोमीटर्स में होंगे, ठीक है। एटम्स भी नैनोमीटर्स में होंगे। तो ये हमें थोड़ा सा साइज का आइडिया लग रहा है। तो यहाँ तक आते आते हमें एक चीज़ का रियलाइजेशन हो जाना चाहिए, वो ये कि हमारी बॉडी हो सकता है बहुत बड़ी लगती है, इट लुक्स बिग, बट ये बहुत ही छोटी छोटी ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक सेल से बनी है। स्मॉल माइक्रोस्कोपिक या फिर स्मॉल सेल से बनी है, ठीक है। और इवन जो सेल है उसके अंदर भी ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो अगर ये मैं ऐसे करके सेल बना रही हूँ, ठीक है, तो इसमें भी यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, और ये सेल से भी छोटे हैं। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम्स हैं, और उन ऑर्गन सिस्टम्स में ऑर्गन्स हैं, और ऑर्गन्स किससे बने हैं? टिश्यूज से बने हैं। और टिश्यू किससे बनी है? टिश्यूज किससे बने हैं? सेल से बने हैं। और सेल्स के अंदर भी स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल में, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। तो सेल किससे बनी है? ऑर्गेनेल्स से। लेकिन ये लिविंग नहीं है एक तरीके से, सिर्फ सेल तक लिविंग में आ पा रहे हो, ठीक है। और ऑर्गेनेल्स किससे बने हैं? ये बनते हैं मॉलिक्यूल से, और ये बनते हैं एटम से, ठीक है। तो यहां तक आपको ये इजीली क्लियर हो जाना चाहिए, एटलीस्ट सेल तक। उसके आगे आपको आगे समझ आ जाएगा। एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि साइंटिस्ट का मानना है कि कैल्शियम कार्बोनेट बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड बना जिसने लाइफ को फॉर्म करने में हेल्प की। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये एक तरीके से मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो जो लाइफ भी बन रही है वो किससे बन रही है? एटम से या फिर मॉलिक्यूल से। क्लियर है? चलिए फिगर 2.1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम क्या देखेंगे? मेनली साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स विजिबिलिटी थ्रू अनएडेड टू एडेड आई। तो बेसिकली ये फिगर हमें बता रही है, साइज स्केल दिखा रही है, जिसमें बहुत लार्ज ऑब्जेक्ट्स जैसे कि रॉकेट ट्री से लेकर एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि एटम्स तक एक्सप्लेन कर रही है। और साथ में और क्या बता रही है? ये हमें ये भी बता रही है कि किन किन ऑब्जेक्ट्स को हम नेकेड आई से देख सकते हैं, और किसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, और किसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी।
आप देखोगे कि लेफ्ट साइड ऑफ स्केल में यहाँ से 1 किलोमीटर से स्टार्ट हुआ, देन 100 मीटर, देन 10 मीटर, देन 1 मीटर, देन 0.1 मीटर, देन 1 सेंटीमीटर, देन 1 मिलीमीटर, 100 माइक्रोन मीटर, 10 माइक्रोन मीटर, 1 माइक्रोन मीटर, 100 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर एंड फाइनली 0.1 नैनोमीटर। तो जैसे जैसे हम डाउनवर्ड आ रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि पहले रॉकेट था, नीम ट्री था, देन ह्यूमन हाइट थी, फिर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड था, देन चिकन एग था, देन न्यूक्लियस था, और धीरे धीरे ये ऑब्जेक्ट्स स्मॉलर होते जा रहे हैं। ऊपर की साइड लार्ज ऑब्जेक्ट्स थे और नीचे आते आते ये स्मॉल हो गए हैं। ठीक है, तो एक तो साइज डिफरेंस हमें फील हो रहा है, दूसरी चीज़ हमें क्या फील हो रही है कि जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को देखना हार्ड होता जा रहा है। आप इसे कैसे समझेंगे? देखो, यहाँ तक हम अनएडेड आइस से देख सकते हैं, फिश एग तक हम देख सकते हैं। ठीक है, चिकन एग हम देख सकते हैं, इसके लिए नॉर्मल आइस से, इसके लिए कोई माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है ना। ह्यूमन्स को देख ही लेते हैं, नीम ट्री को देख ही लेते हैं, इसको देख ही लेंगे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। लेकिन जब हम इससे और ज़्यादा छोटे साइज़ की तरफ जाएंगे तो हमें लाइट माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हमें उससे और छोटे साइज़ की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम जैसे जैसे इस फिगर में नीचे आ रहे हैं साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ आप रॉकेट को ईजिली देख सकते हो, ये आपका 100 मीटर या उससे बड़ा या उसके अप्रॉक्स साइज़ का होगा, आसपास के साइज़ का। देन नीम ट्री को देख सकते हो आराम से 10 मीटर के आसपास। ठीक है, फिर आप ह्यूमन हाइट को आराम से देख सकते हो, ह्यूमन्स को देख सकते हो, 1 मीटर 2 मीटर ह्यूमन्स की हाइट होती है, आप वो भी ईजिली देख सकते हो। फिर आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को भी देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा अप्रॉक्स 1 मीटर के अप्रॉक्स होता है। देन आप चिकन एग को भी देख सकते हो, इसका साइज़ कितना होगा? अप्रॉक्स 0.1 मीटर के आसपास इसका साइज़ होता है, अब इसको भी देख सकते हो आराम से। फिर आप फिश एग को भी देख सकते हो, जब आप बहुत केयरफुली देखोगे तो हम ये कह सकते हैं कि अप्रॉक्स 1 mm तक, 1 मिलीमीटर तक हम नॉर्मल आई से देख सकते हैं, विदाउट एडेड आई से। लेकिन उसके बाद अगर हमें इससे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखना है तो उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। तो अमीबा को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? यहाँ से हमारा माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड स्टार्ट हो गया। अमीबा जो है, अमीबा होता क्या है? पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो अमीबा होता क्या है? ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और इसको अगर हमें अच्छे से देखना है तो इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। देन अगर हम प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स को देखना चाहते हैं जिनका साइज़ 10 माइक्रोन मीटर के से लेकर 100 माइक्रोन मीटर के बीच में हो सकता है, तो इनको देखने के लिए भी हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद अगर हम न्यूक्लियस देखना चाहते हैं, बैक्टीरियाज देखना चाहते हैं या माइटोकॉन्ड्रिया देखना चाहते हैं तो हमें इसके लिए भी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ तक हम अप्रॉक्स लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, वायरसेस, राइबोसोम्स, प्रोटीन्स या फिर लिपिड्स या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स, इन सबको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि बिगर ऑब्जेक्ट्स को तो हम इजीली देख सकते हैं, ईजियर टू सी हैं, लेकिन स्मॉलर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हमें बेटर इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है ताकि हम उन्हें देख सकें, इसलिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड होती है। और क्या पता चल रहा है आपको इस पिक्चर से? इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि लाइफ एग्जिस्ट एट मैनी साइज लेवल्स। बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं और छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। और हम क्या कह सकते हैं? और हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम इसको जूम करते हैं वर्ल्ड को, तो पहले हमें विजिबल ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, फिर हम इनविजिबल सेल्स की तरफ चले जाते हैं, देन उसके बाद में हम मॉलिक्यूल्स तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद में हम देखते हैं सबसे लास्ट में एटम्स मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरीथिंग। इसका मतलब सब कुछ एटम से बना है। ठीक है, एटम से मॉलिक्यूल बने और मॉलिक्यूल से वी कैन से सेल बनी। ठीक है, और सेल से सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने। तो स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट जो होगा वो सेल होगा, लेकिन स्मॉलेस्ट जो वी कैन से स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एवरीथिंग वो क्या होगा? हमारा एटम होगा। अब यहाँ पर जो ये लेफ्ट साइड में स्केल दे रखा है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। चलिए समझते हैं। 1 मीटर को मैं लिख सकती हूँ 10 की पावर 0 मीटर। ठीक है, कोई भी पावर नहीं है, क्योंकि 10 की पावर जो 0 है इसका ही मतलब होता है 1, तो 1 मीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। क्लियर? लेकिन जब हम मीटर से मिलीमीटर में जाएंगे तो क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। इसे आप ऐसे समझो कि ये हमारा 1 मीटर था। ठीक है, अब मैंने इसे 1000 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब 1000 पार्ट्स में आपको यहाँ तो डिवाइड करके नहीं दिखा पाऊंगी, पर मैं थोड़ा सा आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, अब जो 1000 पार्ट्स में से जब हमने डिवाइड किया तो ये जो 1 पार्ट है इसको हम बोलेंगे 1 मिलीमीटर। ठीक है, क्लियर हुआ? इसीलिए इसको हमने क्या लिखा? देखो, 1 मिलीमीटर को 1 डिवाइड बाय 1000। जब हमने मीटर के 1000 पार्ट्स किए तो उसका जो 1 पार्ट होगा दैट विल बी 1 मिलीमीटर। अब देखो यहाँ पे कितने 0, 1 2 3, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर -3 मीटर। अब मिलीमीटर से हमें माइक्रोन मीटर में जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको भी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा।
ठीक है। तो अभी ये वाला जो पार्ट था, इस पार्ट के हमें अगेन 1000 पार्ट्स करने होंगे, और उसके बाद जो 1 पार्ट आएगा वो होगा हमारा माइक्रोन मीटर। ठीक है। और सिमिलरली जब आप माइक्रोन मीटर को अगेन 1000 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो हमारा आएगा क्या, नैनोमीटर। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कितने जीरो से 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ लिखेंगे 10⁻⁻⁶। और यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 10⁻⁹ मीटर, नैनोमीटर। क्लियर हुआ। अब आप देखो, जितनी ज़्यादा नेगेटिव पावर है उसका मतलब है कि वो नंबर उतना छोटा है। अब मैं आपसे पूछूं कि 1 नैनोमीटर बड़ा है या 1 माइक्रोन मीटर बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे, ऊपर वाला बड़ा है, जिसकी पावर छोटी वो नंबर बड़ा। ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे कि 1 मिलीमीटर बड़ा है या 1 नैनोमीटर बड़ा है, तो आप क्या बताओगे, कमेंट सेक्शन में बताओ। थोड़ा सा ये बेसिक आइडिया था जो बहुत ज़रूरी था। चलो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, विच इज़ स्मॉलर, 10⁻³ और 10⁻⁹। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ टू स्टडी सेल्स। सेल्स को कैसे पढ़ेंगे। अभी हमने देखा सेल्स तो बहुत छोटी हैं। कितनी छोटी हैं, सेल्स का साइज़ तो 10 माइक्रोन मीटर और 100 माइक्रोन मीटर के बीच में सेल्स का साइज़ आता है। इट मीन्स हम इन्हें अनएडेड आई से तो नहीं देख सकते, तो हम इनकी स्टडी कैसे करेंगे। तो हमें ये तो समझ आ गया है कि हमारी आंखें सब कुछ नहीं देख सकती, एक लिमिट तक देख सकती हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमारे आसपास छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे देखने के लिए हमें स्पेशल टूल्स की ज़रूरत होती है। तो अब हम ये देखेंगे कि साइंटिस्ट जो है इस माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में सेल्स के किस तरीके से एंटर हुए, कैसे उन्हें पता चला इन सब चीज़ों के बारे में। तो ह्यूमन्स आई वैसे तो बहुत अमेजिंग है, लेकिन उनकी एक लिमिटेशन है कि वो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकती हैं। ठीक है। अब आप एक और चीज़ समझिए। देखिए मैंने ना यहाँ पर एक डॉट बनाया है, एक डॉट ये बनाया, ये दोनों डॉट अलग अलग है और आप इन्हें आराम से पहचान पा रहे हो क्योंकि ये डॉट्स, इनके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस है। ठीक है, ये देखो प्रॉपर डिस्टेंस है, तो आप इन्हें आराम से ही पहचान पा रहे हो। ठीक है। अब आप देखो, मैंने 2 डॉट्स बनाए, ठीक है, और उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखा। देखो 2 डॉट्स बनाए, ठीक है, मैं आपको एक बार अंडू करके दिखाती हूँ। देखो 1 2, ठीक है, एक डॉट और दूसरा डॉट। क्योंकि इनके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस नहीं है तो हमारी आइज़ इन्हें डिस्टिंग्विश करके अलग अलग नहीं पहचान पा रही हैं। वाई? क्योंकि हमारी आइज़ में लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है। क्या बोल रही हूँ मैं, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। इसका मतलब होता है कि 2 ऑब्जेक्ट के बीच में एक मिनिमम डिस्टेंस तक ही हमारी आइज़ उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग करके देख सकती हैं। अदरवाइज़ अगर वो डिस्टेंस कम हो गया तो वो हमें एक ही ऑब्जेक्ट दिखेगा, हम उन्हें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। तो ह्यूमन आई की जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है वो कितनी है, दैट इज़ 0.1 मिलीमीटर। अगर 2 ऑब्जेक्ट के बीच में इतना डिस्टेंस है तो आप उन्हें अलग अलग करके देख सकते हो। कितनी दूर से देख रहे हो आप इन्हें, तो अगर 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से देख रहे हो, और अगर इतना डिस्टेंस नहीं है, 0.1 mm से कम डिस्टेंस है और आप 25 सेंटीमीटर से देख रहे हो, तो आप उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करके नहीं देख पाओगे। तो हम सेल्स को भी क्यों नहीं देख पा रहे, अभी हमने देखा ना हमारे सेल्स का साइज़ क्या है, यही तो साइज़ है, इसीलिए हमारी आइज़ सेल को भी नहीं देख पाती। फिर साइंटिस्ट ने सेल्स के बारे में कैसे जाना, कैसे समझा, तो वो भी हम पढ़ेंगे। व्हेन व्यूड फ्रॉम 25 सेंटीमीटर, तो जो नियर पॉइंट है ह्यूमन आई का वो 25 सेंटीमीटर है, कि एटलीस्ट हम जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उसके बीच में, हमारी आइज़ के बीच में 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है। और अगर आप 2 ऑब्जेक्ट को सेपरेट करके देखना चाहते हो तो उन 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में एटलीस्ट 0.1 mm का डिस्टेंस होना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। व्हाट इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई, दैट इज 0.1 mm। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे व्हाट इज द नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई। तो सेल तो बहुत छोटी हो गई, जैसे मैं अनएडेड आई से नहीं देख सकते, तो यहाँ तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज हो गया कि फिर साइंटिस्ट ने सेल्स को कैसे देखा, उन्हें सेल्स के फंक्शंस के बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में कैसे पता चला, उन्हें कैसे पता चला सेल्स कितने छोटे हैं, और कैसे पता चला कि हमारी आइज़ की लिमिट क्या है। इसका मतलब कुछ तो ऐसा होगा ना जिसने उनकी हेल्प की होगी इतने छोटे स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए। तो हमने क्लास 8 में चैप्टर 10 में थोड़ा सा हमने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ये क्या करता है, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है स्मॉल ऑब्जेक्ट को लार्ज करके दिखाएगा। ठीक है। तो ये तो बहुत यूजफुल चीज़ हो गई, हमें छोटी छोटी चीज़ों को तो बड़ा करके देखना, तभी तो हम उसे देख पाएंगे। ठीक है। तो अ कॉन्वेक्स लेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, तो कॉन्वेक्स लेंस को या फिर कॉन्वेक्स लेंसेज को, 2 लेंसेज को, उसमें कौन कौन से होंगे, एक होगा ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होगा आई पीस लेंस। उनको हम यूज़ करते हैं बड़ा करने के लिए, मैग्नीफिकेशन के लिए, ताकि हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा दिखे। देखो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ हो रहा है। ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ों को मैग्नीफाई करते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट को बड़ा बना के दिखाते हैं। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव लेंस लिखा है और आई पीस लिखा है, इसके बारे में हम माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। मैं आपको डिटेल में माइक्रोस्कोप का एक स्ट्रक्चर करवाऊंगी।
उसके बाद मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में खुद से माइक्रोस्कोप बनाया, ठीक है, सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से, और इतना अच्छा माइक्रोस्कोप बनाया कि वो 200 से 300 टाइम्स किसी चीज़ को बड़ा करके दिखा सकता था। अगर कोई चीज़ बहुत छोटी है तो उसको, उसके साइज़ को 200 टाइम्स या 300 टाइम्स दिखा सकता था, ठीक है। तो ये क्या कर रहे थे, वाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क जो है प्लांट का एक पार्ट होता है, ठीक है, स्टेम से रिलेटेड। तो इन्होंने उसको लिया और लेने के बाद इसको अपने सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप के अंदर रखा और देखा, ऑब्जर्व किया। तो जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि उसके अंदर, तो उन्होंने देखा कि जो कॉर्क था वो उन्हें माइक्रोस्कोप में कुछ ऐसा से दिखाई दिया। उन्हें उसके अंदर ऐसे स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस दिखाई दिए, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए, ठीक है। इनको इन बॉक्सेस लाइक जो स्ट्रक्चर्स है, इनको रॉबर्ट हुक ने पहले तो बोला ये कंपार्टमेंट्स टाइप कुछ है, ठीक है। तो उन्होंने बोला ये जो कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हीं को उन्होंने नाम दे दिया और बोला सेल। तो जब उन्होंने कॉर्क को अंडर माइक्रोस्कोप देखा तो उन्हें कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए, जिसे उन्होंने सेल बोला। इस तरीके से सेल की डिस्कवरी हुई, सेल के बारे में पता चला। आगे देखिए, ही ऑब्जर्व स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स एंड नेम्ड देम सेल्स, और उनको उन्होंने क्या बोल दिया, सेल्स। स्कूल की लैब्स में हम लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट्स यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंसेज। तो अभी हमने माइक्रोस्कोप के टाइप भी पढ़े थे, ऊपर 2 तरीके के माइक्रोस्कोप थे। तो हम जो लैब में यूज़ करेंगे वो होगा हमारा लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप का ये पूरा स्ट्रक्चर, सारे पार्ट्स, फंक्शनिंग, ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लर्न साइंस विद मनीषा। जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।